थोड़ा पीछे चल रहा है इसमें आवाज। कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ जी सर। 5-10 सेकंड पीछे चल रहा है। सर वही लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा फोन किया था भाई। तरीके से जुड़ रहे हैं। आवाज अगर आ रहा हो तो क्लियर बता दीजिएगा। हाँ, एक्चुअली अब कनेक्ट आवाज है। अगर हमको सुन पा रहे होंगे तो क्लियर बता दीजिएगा। आवाज तो आ रहा है। हाँ माइक ही बता है सर। थोड़ा सा लग रहा है लाइव आवाज सुन पा रहे हैं तो क्लियर बता दीजिए। थोड़ा पीछे चल रहा है इसमें आवाज। कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ जी सर। 5-10 सेकंड पीछे चल रहा है। सर वही लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा फोन ठीक है ये तरीके से जुड़ रहे हैं। आवाज अगर आ रहा हो तो क्लियर बता दीजिएगा। ये हाँ, तो लिखा ही है सर कि भाई कॉल अब कनेक्ट आवाज है। अगर हमको सुन पा रहे होंगे तो क्लियर बता दीजिएगा। आवाज तो आ रहा है। हाँ माइक ही बता है सर। थोड़ा सा लग रहा है लाइव आवाज सुन पा रहे हैं तो क्लियर बता दीजिए। थोड़ा पीछे चल रहा है इसमें आवाज। कमेंट में लिख सकते तो हैं। हाय हेलो स्टूडेंट, हाँ जी सर। कैसे हो तुम लोग? 5-10 सेकंड और पीछे उम्मीद चल करते रहा हैं तैयारी अच्छा चल सर रहा वही होगा, लाइव बहुत क्लास के कम लिए टाइम बचा है। ठीक है ये तरीके से आज जुड़ रहे हैं। आवाज अगर आ रहा हो तो क्लियर बता दीजिएगा। 24 हाँ, अप्रैल है। आज के अब मात्र आवाज 10वें दिन यानी 5 दिन अगर इसमें हमको सुन पा रहे होंगे तो क्लियर बता दीजिएगा। 10th डेज हम लोगों आवाज का तो आ रहा है। नीट का पेपर है, जिसपे हम लोग ये डिसाइड करने वाले थे कि नीट में कैसे तैयारी थोड़ा करेंगे, सा उस लग पे रहा है बात लाइव करेंगे। आवाज सुन पा नीट रहे में हैं कैसा क्वेश्चन आएगा इस पे बात तो करेंगे, और बेसिकली बात इस पे भी करेंगे कि कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट? तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि सब लोग जुड़ जाओ, लाइव आ जाओ, और अगर आज आवाज प्रॉपर तरीके से जा रहा हो तो देख लो। एक बार सर मेरा मोबाइल दे दीजिएगा। और हाँ, आवाज अगर क्लियर जा रहा है राय लिख करके एक बार बोल देना है। ठीक ठीक है। तो हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नीट 2024 नीट 2024 जो 5 मई को होने वाला है उसको कैसे बेहतर बनाएं। अब टाइम कम बचा है, ऐसे टाइम में हम लोग कैसे केमिस्ट्री का रिवीजन करें, केमिस्ट्री के किस किस पोर्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, कहां से क्वेश्चन कम आएगा, इन सब बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें एक माइंड सेट करना होगा। माइंड ये सेट करना होगा कि हमारे नीट में टोटल केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो केमिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं हम लोगों के 45। राइट? अब इसी 45 क्वेश्चन हमको तो 45 करना है, मतलब मेरा मेन टारगेट है कि 45 क्वेश्चन कैसे हो, और उसके लिए हमको टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं? 32। केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर है 32 और क्वेश्चन कितना करना है? 45। अब तुम सोचो कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम 32 चैप्टर में केवल 4, 5, 10 चैप्टर रिवाइज करके जाके एग्जाम दे दे, तो हमसे लिखवा लो, उसका एग्जाम ऐसे ही खराब हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि हम नीट के इस एग्जाम में 45 क्वेश्चन में एटलीस्ट 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो उसको सबसे पहले 32 चैप्टर पे फोकस करना होगा। किसी चैप्टर को कम या ज्यादा प्रियोरिटी नहीं देना होगा, सबको प्रियोरिटी बराबर देना होगा। उसके लिए सारे चैप्टर बराबर होने चाहिए। हाँ, कुछ चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग थोड़ा पहले देखेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको बाद में देखेंगे, लेकिन चैप्टर तो हमको सारे कवर करने होंगे। अगर 4, 5 चैप्टर लेकर के जाएंगे तो एग्जाम हमारा अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हारे मेन क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सर हमारे पास टोटल 32 चैप्टर है केमिस्ट्री में, टाइम 1 आवर है, हम कैसे सॉल्व करें कि 1 आवर में
32 चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। तो पहले तुम क्या करो, इस 32 चैप्टर को 3 पार्ट में बांट लो। सबसे पहला काम यही करो, 32 चैप्टर को सबसे पहले 3 पार्ट में बांट लो। जब तक तुम 3 पार्ट में बांटोगे नहीं, बिलीव मानो, तब तक तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब 3 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होगा? तो पहला पार्ट होगा फिजिकल, दूसरा पार्ट होगा ऑर्गेनिक, और तीसरा पार्ट होगा इनऑर्गेनिक। हमको ऐसे ही रिवाइज करना है, हमको रिवाइज चैप्टर वाइज नहीं करना है। ये अगर हम 32 चैप्टर का रिवीजन करेंगे फंस जाएंगे बेटा। 10 दिन टाइम है, 10 डेज टाइम है, 32 चैप्टर है, पर डे 3 चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। हमको रिवाइज करना है केवल 3 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये वाले 32 चैप्टर नहीं। 3 चैप्टर कौन? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब तुम सोचो, फिजिकल में 2 चीज तुमसे पूछा जाएगा। 2 चीज क्या क्या पूछा जाएगा? एक पूछा जाएगा कंसेप्ट, और एक पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। कितने चीज आएंगे? 2 चीज आएंगे। एक पूछा जाएगा तुमसे यहाँ पर कंसेप्ट, और एक चीज पूछा जाएगा यहाँ पे तुमसे न्यूमेरिकल। अगर तुमको नीट के इस एग्जाम में अच्छा करना है तो तुम खुद सोचो, फिजिकल का वर्क डबल वर्क पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट पे होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पे होंगे। हो सकता है तुमको फॉर्मूला आता हो, लेकिन कैलकुलेशन करने चलोगे टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? अब तुम बताओ, टोटल 45 क्वेश्चन करना है और 1 आवर टाइम है, यानी पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन कितने मिनट का मिला? 1 मिनट और मात्र 15 सेकेंड का। 1 मिनट और 15 सेकेंड अगर किसी क्वेश्चन के लिए तुमको मिलता है तो तुमको नहीं लगता कि ये बहुत कम टाइम है क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उसको सॉल्व करना? और ऐसे परिस्थिति में अगर तुम उसको कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों में मिला के करना चाहोगे, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और तुम्हारा एग्जाम का अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। तो अगर मेरा बात मानो तो तुम सबसे पहले ऑर्गेनिक रिवाइज करो। सबसे पहले इस तीनों में ऑर्गेनिक रिवाइज करो। बोलोगे सर क्यों? तर्क जानो। ऑर्गेनिक में केवल कंसेप्ट आएगा, केवल कंसेप्ट। यानी जितना देर में तुम फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन के लिए तैयारी करोगे, ऑर्गेनिक का उतनी ही देर में तुम 2 क्वेश्चन बनाओगे। क्यों? न्यूमेरिकल नहीं रहेगा तो केवल कंसेप्ट रहेगा, यानी केवल इतना ही मेहनत करना है तुमको। इसलिए अगर तुमको ये 32 चैप्टर में कहोगे कि सर पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज करें, पहले ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे इनऑर्गेनिक। क्यों? इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट नहीं है, केवल थियरी है, हल्का फुल्का कंसेप्ट है, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन थियरी है। आप कहोगे सर थियरी तो इससे ज्यादा आसान है। देखो प्रॉब्लम क्या होगा, थियरी में क्या होता है, जब हम कोई चीज याद करते हैं और उस याद किए हुए बातों को जब हम आते हैं सॉल्व करने के लिए, या जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो हमें उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, और उस प्रेशर के कारण जो हम याद किए हुए रहते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है। लगता है इसका आंसर ए होगा, या लगता है इसका आंसर बी होगा, लगता है इसका आंसर सी होगा, और उस कंफ्यूजन में गलत होने का चांस ज्यादा है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक या मान लो 15 क्वेश्चन आया है और तुम प्रेशर में आकर के 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो तुम्हारा ये इनऑर्गेनिक ही तुम्हारा सिलेक्शन ले डूबेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस तीनों में रिवीजन के नाम पर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में है कंसेप्ट, और कंसेप्ट प्रेशर एग्जर्ट करने से भूलेगा नहीं, याद रहेगा। राइट? तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं, अगर उनको नीट में अच्छा परफॉर्म करना है तो नीट परफॉर्म करने के लिए वो सबसे पहले रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले रिवाइज करेंगे। अब कहोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या रिवाइज करें, ऑर्गेनिक को कैसे बांटेंगे? तो ऑर्गेनिक को केवल तुमको 4 पार्ट में रिवाइज करना है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला पार्ट होगा नोमेनक्लेचर, जिसको आईयूपीएससी नेम बोलोगे, आईयूपीएससी नेम बोलोगे। सेकेंड टॉपिक ऑर्गेनिक में रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास होगा आइसोमेरिज्म।
थर्ड टॉपिक तुम्हारे पास रिवाइज के लिए होगा जीओसी, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फोर्थ पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, तुमको पता है अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जिससे भी तुम पूछो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको रिवाइज कर रहा होगा? जीओसी को। और जीओसी का क्वेश्चन तुम पूरा एग्जाम का पेपर उठा के देखो लास्ट ईयर का, जीओसी से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है बस, और टाइम सबसे ज्यादा लेता है। तो अगर मेरा बात मानो तो तुम इसको जरूर रिवाइज करो, लेकिन सबसे लास्ट में। अगर इस चारों में रिवीजन का ऑर्डर बनाना हो मेरे अनुसार तो हम कहेंगे सबसे पहले आईयूपीएसी नेम को रिवाइज करो। कहोगे सर ये क्यों, ये तो बहुत आसान है, इसमें रिवीजन क्या करना है? तो आधा घंटा देखो, मन के कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो कि मेरा ऑर्गेनिक का जो आईयूपीएसी नेम वाला पोर्शन है मेरा अच्छे से तैयार है। पॉइंट नंबर इसको निकाल लो। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। इसको रिवाइज करो। आइसोमेरिज्म रिवाइज करने से क्या फायदा होगा तुमको कि आइसोमेरिज्म में केवल स्टीरियो आइसोमर आता है। स्ट्रक्चरल से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, और स्टीरियो में आओगे तो 3 ही मिलेगा। एक मिलेगा ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो आइसोमेरिज्म का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करने वाला होता है ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल में क्वेश्चन क्या पूछता है? कायरल कार्बन कौन सा है, मॉलिक्यूल डी होगा कि एल होगा, रेशमिक मिक्सचर क्या है, कौन सा 2 पेयर इनेंशियोमर है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे तुम देखोगे किताब में तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पॉसिबल व्हेन कायरल कार्बन इज एन। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आना है, तुम पेपर उठा के देखो। तुम्हारे एग्जाम में कैसा पेपर क्वेश्चन आएगा आइसोमेरिज्म से? बहुत सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कायरल कार्बन, which are the how many chiral carbon present in this molecule, find R और S name। RS name से पिछले साल भी क्वेश्चन डाल दिया था, तो यहाँ का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो तुम हमारे अनुसार पहले नंबर पे आईयूपीएसी नेम रिवाइज करना चाहिए, दूसरे नंबर पर आइसोमेरिज्म रिवाइज करना चाहिए। जब तुमको ये लग जाए कि हम ये 2 टॉपिक रिवाइज कर चुके, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, तब जीओसी को रिवाइज नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चा सोचता है कि सर बिना जीओसी के रिएक्शन कैसे याद करेंगे? अरे बिना जीओसी के रिएक्शन याद नहीं होगा, लेकिन किसके लिए? जो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जिसको बॉन्ड तोड़ने और जोड़ने नहीं आता है, उसको जीओसी पहले सिखाते हैं हम लोग, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो बॉन्ड तोड़ना जोड़ना सीखे, हाउ टू प्रोसीड रिएक्शन सीखे, रेट ऑफ रिएक्शन सीखे, मैकेनिज्म सीखे। ये सब चीजों के लिए उसको ध्यान देना है। तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पढ़ चुके हो पूरे साल भर में, अब तुम 10 दिन बाद पेपर देने जा रहे हो, और तुम अगर ये सोचोगे कि इसके बिना ये नहीं आएगा तो तुम गलत हो। अगर तुमको रिवाइज करना है, इन दोनों के रिवीजन के लिए मात्र 1 आवर टाइम निकालो, ओनली 1 आवर। 1 आवर से 1 मिनट ज्यादा टाइम मत देना इन दोनों के रिवीजन में। अब कहोगे सर ये वाला दोनों तो हम रिवाइज कर लेंगे 1 घंटे में, और रिवाइज हो भी जाएगा। अब क्या करेंगे? जैसे ही तुम्हारा ये दोनों टॉपिक रिवाइज होगा, तुम चले आओगे तीसरे नंबर पर, और ये तीसरा नंबर है तुम्हारा नेम रिएक्शन। क्या है ये? नेम रिएक्शन। ये तीसरे नंबर पर इसको रिवाइज करो। हम चूंकि टाइम कम है तो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारा, हम सीधे आएंगे नेम रिएक्शन पर कि हाउ टू रिवाइज नेम रिएक्शन। चलो नेम रिएक्शन पे बात करते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, और ये टॉपिक है नेम रिएक्शन। जब ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के हम एंट्री लेंगे जीओसी में, चूंकि वो लास्ट का है, 2 घंटा टाइम देके रिवाइज कर सकते हैं। अब नेम रिएक्शन में टोटल कितने नेम पढ़ने तुमको मालूम है? टोटल नेम रिएक्शन इन एनसीईआरटी 64। एनसीईआरटी में टोटल कितने नेम रिएक्शन है? 64। अगर तुम 64 नेम रिएक्शन याद कर लेते हो तो तुम्हारा एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर कुछ नेम रिएक्शन तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जैसे कोरी हाउस रिएक्शन, एसाइलोन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन,
अब ये सब रिएक्शन तो नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ बच्चा मोर डिटेल्स के लिए इसका रिवीजन पहले शुरू कर देता है लोग। क्या ऐसे बच्चे का एग्जाम अच्छा जाएगा? नहीं, वो लेंदी हो गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नीट का एग्जाम अच्छा जाए तो तुमको सबसे पहला काम करना है कि ये जो टोटल नेम रिएक्शन का संख्या 64 एनसीईआरटी से बताए, तुमको एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन को यहाँ रिवाइज करना है। अब तुम कहोगे सर एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन को लिख दीजिए। अब बताओ लिखना यहाँ पे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम कुछ रिएक्शन का नाम लेते हैं और उस रिएक्शन से आए हुए क्वेश्चंस को दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2023 में, कौन सा क्वेश्चन है बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है 54, ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन पे क्वेश्चन है और नेम रिएक्शन कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। नाम लिखेंगे तुमको पता चल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या नाम है? फिर से बोलो, क्लीमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम समझाते हैं स्टूडेंट को कि एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है। तो जब किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगम से, किसके साथ कराते हैं? जिंक अमलगम से। तो इसका जो अल्डिहाइड वाला सीओ ग्रुप देख रहे हो या कीटोन का जो यहाँ पे सीओ ग्रुप देख रहे हो, ये सीओ ग्रुप गायब हो जाता है और इसकी जगह पर RCH2 और H बन जाता है। यही नेम रिएक्शन है, बस 2 मिनट का रिवीजन है। देखो, नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। होता क्या है? RCHO या RCOR जिंक अमलगम से रिएक्शन कराते हैं, ये जाकर के अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन तुमको केवल इतना ही याद रखना है। और देखो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा यहाँ पे तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे दिया। मॉलिक्यूल दिया, यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दिए, यहाँ साइक्लोहेक्सेन बना दिए, यहाँ बॉन्ड बना दिए, यहाँ रिएक्शन लिख दिए, यहाँ लिख दिए ZnHg जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl भी लिखा है। कह रहा है कि बताइए एक प्रोडक्ट बन रहा है A, ये प्रोडक्ट क्या है? अब तुम सोचो, अगर कोई बच्चा केवल नेम रिएक्शन एनसीईआरटी से याद किया है और वो केवल इतना याद किया है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में सीओ ग्रुप का रिएक्शन जिंक अमलगम से कराते हैं तो सीओ ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी का एप्लीकेशन का यूज यहां कर लो। तुम खुद देखो यहां क्या लगा है, बताओ। यहां पे लगा है सीओ ग्रुप। अब तुम बताओ, अगर इसका रिएक्शन जिंक अमलगम से कराए हैं तो सीओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ये सीओ ग्रुप लगा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन, इससे लगेगा बेंजीन, ऐसे, और कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे CH2। देखो सीओ ग्रुप को CH2 में बदल दिए, यहाँ पे सीओ ग्रुप लगा है, ये बदल जाएगा CH2 में। तो दोनों सीओ ग्रुप दोनों CH2 में चेंज हो गया। अब एक नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम्हारे मन में क्या होगा कि सर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाए हैं जो नेम रिएक्शन से डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं सोचना है बेटा। ये सोचो कि अगर हम एक क्वेश्चन उठाए एनसीईआरटी का और ये दिखाए कि अगर तुमको ये रिएक्शन याद रहता तो ये क्वेश्चन बन जाता। इस तरीके से अगर एक एक नेम रिएक्शन तुम याद कर लोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक और नेम रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन तुम पढ़े होगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब तुम खुद बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है RMgX। अब ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है। एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है कि जब अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे RMgX बनता है।
ये टूटता कैसे है? दो पार्ट में, R माइनस MgX प्लस में। अब ये जो R माइनस में टूटा है इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इसका रिएक्शन हम किसी भी एसिड से कराते हैं तो ये R पार्ट जो न्यूक्लियोफाइल है इस एसिड के H प्लस से रिएक्ट करके R और H बना लेता है। अब जितना लाइन हम लिखे हैं ये लाइन देखो एनसीईआरटी का है, ये लाइन एनसीईआरटी का है। अब इस पर क्वेश्चन पूछ दिया नीट 2023। क्वेश्चन नंबर कितना है वो भी बता दे रहे हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 67। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लो पहले, नया पेज पे ले आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बेंजीन है, इसका रिएक्शन कराते हैं N2 और Cl से, N2 प्लस Cl माइनस। कह रहा था कि इसका रिएक्शन Cu2Br2 से कराएंगे, Cu2Br2 से कराएंगे HBr के प्रेजेंस में। सेकेंड रिएजेंट डाला है Mg और ड्राई ईथर, और तीसरा रिएजेंट डाला है वाटर। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। अब तुम सोचो, जो बच्चा ग्रेनाड रिएजेंट याद किया है वो बस एक ही बात पे फोकस करेगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर दिया है, मतलब ये ग्रेनाड रिएजेंट बनाएगा। अब कैसे बनाएगा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेंजीन लिख लिए, रिएक्शन करा दिए N2 और Cl माइनस N2 प्लस। अब तुम खुद सोचो इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? Cu2Br2 से। ये रिएक्शन हेलो अल्केन में तुम लोगों को पढ़ना है, नाम है सैंडमेयर और गटरमैन। दो रिएक्शन है, एक सैंडमेयर है एक गटरमैन है। दोनों रिएक्शन है CuBr होता है और एक Cu2Br2 होता है। इसका मकसद क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट को हटा दो और यहाँ पे ब्रोमीन लेके आ जाओ। ला दिए ब्रोमीन। अब आगे क्या होगा? इसका रिएक्शन करा रहा है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर जब हम यहाँ पे यूज करेंगे MgBr, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर जब यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम और ड्राई ईथर यूज करेंगे तब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Br हट करके और बेंजीन में यहाँ लग जाएगा MgBr और ये पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस। अब जब ये पार्ट माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन तीसरा पॉइंट यानी कि वाटर से कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे H2O। H2O क्या सप्लाई करेगा? H प्लस OH माइनस। अब ये माइनस चार्ज आकर के H पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ बेंजीन। लो बन गया तुम्हारा। अब तुम यहाँ रिएक्शन अगर कराए हो डाइजोनियम सॉल्ट से, इस तीनों रिएजेंट को डाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन। अब तुम बताओ इसमें जीओसी का कहाँ यूज है? हम दो रिएक्शन तुम्हारे सामने कराए हैं, एक रिएक्शन देखो ये सॉल्व कराए, एक रिएक्शन तुमको देखो ये सॉल्व कराए। तुम दोनों रिएक्शन देख करके हमको बताओ कि इसमें जीओसी का कहाँ यूज है। लेकिन कुछ बच्चा जीओसी के कारण ये दोनों क्वेश्चन खराब कर लिया। क्यों? वो अपना पूरा टाइम लगाया जीओसी रिवाइज करने में, जबकि एक्चुअली में वो रिएक्शन को याद करके ज्यादा क्वेश्चन कर सकता था एज कंपेयर टू जीओसी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार पार्ट जो थे उस चार पर पहला नोमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म। अगर ये दोनों टॉपिक याद हो गया, रिवाइज हो गया, जिसके लिए 1 घंटा टाइम बहुत है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पर रिएक्शन रिवाइज करो। अब रिएक्शन कैसे रिवाइज करोगे? दो रिएक्शन का नाम लिख के दिखाए, दोनों से क्वेश्चन करके दिखाए। मेरा ये मानना है कि अगर तुमको रिएक्शन रिवाइज करना है तो तुमको सबसे पहले सारे रिएक्शन को एक साथ लिस्ट बना करके लिख लेना चाहिए, जो हम तुम लोगों को पर्सनली भी भेज सकते हैं। जिसको जिसको नोट्स चाहिए नेम रिएक्शन में 64 नेम रिएक्शन का
जिसको जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे लिंक पर मांग लेगा कमेंट में, उसको लिंक दे देंगे, डायरेक्ट पीडीएफ का बना लेगा, व्हाट्सअप कर देगा। व्हाट्सअप नंबर तुम लोगों को मालूम ही होगा, 6393167482। इस पे भी तुम अपने ये सारे 64 नेम रिएक्शन को मंगा सकते हो। अब जब तुम्हारे पास सारे नेम रिएक्शन आ गए तो तुम क्या करो, पहले सारे नेम रिएक्शन को एक बार केवल पढ़ो। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? मुश्किल से लगेगा तो 2 घंटा। ढंग से पढ़ो तो हर एक रिएक्शन को अगर तुम टाइम दोगे 4 मिनट तो 60 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन है, 128 मिनट, मतलब 2 घंटा। यानी 2 घंटा में तुम सारे नेम रिएक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें से कुछ ऐसे नेम रिएक्शन है जैसे ग्रेनाड रिएक्शन, जैसे तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन, जैसे तुम्हारा फेयरलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, कार्बाइलेमीन टेस्ट। टेस्ट तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद तुम्हारा राइमर टाइमर रिएक्शन बड़ा फेमस है। राइमर टाइमर रिएक्शन के साथ कोल्बे रिएक्शन बहुत फेमस है। ये सब रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मान करके अच्छे से रिवाइज कर लो। जो रिएक्शन लगता है कि ये थोड़ा कम पूछा है, जैसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अल्केन का, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि तुम्हारा सेमी कार्बाजोन, जैसे तुम्हारा ऑक्साइन का फॉर्मेशन, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल, कीटल, इन सब का जो फॉर्मेशन है ये सब उतना ज्यादा नहीं पूछता है। तो इन सबको रिवीजन के लिए कम टाइम दो, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम दो। इस तरीके से तुम अपने 64 नेम रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हो। जब ये 64 नेम रिएक्शन रिवाइज हो जाएगा, जिसको जिसको ये रिएक्शन चाहिए या तो कमेंट में मांग लोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आकर के, या तो व्हाट्सएप पे मांग लोगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, तुमको मिल जाएगा। सारे रिएक्शन को पढ़ लोगे। अगर कोई रिएक्शन में इंडिविजुअली प्रॉब्लम आएगा तो तुम हमसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करके पूछ सकते हो, हम उस रिएक्शन का रिवाइज ऑन कैमरा आकर के करा देंगे। अदरवाइज 64 नेम रिएक्शन का रिवीजन हम करना शुरू करेंगे अभी तो 10 दिन इसी पे निकल जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा उसको होल्ड करेंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट यानी 4th पॉइंट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है जीओसी। तो माइंड सेट कर लो कि जीओसी के लिए हम लोगों को 1 घंटा टाइम देना है। और जीओसी में रिवाइज क्या क्या करोगे? पहला रिवाइज करोगे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या करोगे? रेजोनेंस में तुमको 3 बात याद करना है। प्लस आर किसे करते हैं, माइनस आर किसे करते हैं, एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये सारी चीज तुमको फटाफट 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 रिवाइज कर लेना है। अगर किसी पॉइंट्स में डाउट लगे तो तुम हमसे पूछ लोगे। ऑर्गेनिक के चारों पार्ट को इस तरीके से अगर रिवाइज करते हो तो बिलीव मानो बेटा, तुम्हारा बहुत कम टाइम में ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। यानी कि 4 घंटा टाइम लेकर के तुम ऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद एक फुल टेस्ट उठाओ, कोई भी पेपर 2023, 22, 21, 20, कोई भी एक ईयर का पेपर उठाओ, और उसके देखोगे कि टोटल 45 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 18 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गेनिक के। तो तुम पहले 4 घंटा में ऑर्गेनिक रिवाइज करो, फिर 18 से 20 क्वेश्चन तुम इसको बनाओ, और जब ये तुमसे क्वेश्चन बनने लगे 18 से 20, तुमको ऐसा लगे कि नहीं अब 18-20 क्वेश्चन बन रहा है, दैट मींस मेरा ऑर्गेनिक मेरे ग्रिप में है। तब हम बताएंगे कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल का रिवीजन कैसे करना चाहिए। अब एक बात बताओ, आज हम ऑर्गेनिक का बता दिए और कल ही इनऑर्गेनिक शुरू कर दें, परसों फिजिकल शुरू कर दे, तो आज से कल तक 24 घंटे में तुम ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये बात मानो कि आज कल परसों, आज देखो है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम 3 दिन का तुमको टाइम देते हैं, और मंडे को नाइट में 9 बजे फिर से हम लाइव क्लास आएंगे, और मंडे को तुमको बताएंगे कि इनऑर्गेनिक के पोर्शन को कैसे रिवाइज करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मंडे को आधा घंटा बाद हम इस बात पे करेंगे कि तुम 3 दिन में ऑर्गेनिक का रिवीजन कितना किए। जब मंडे को तुम रिवाइज करोगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चूंकि छोटा टॉपिक है उसके लिए 2 दिन काफी होगा, तो मंडे और ट्यूसडे टाइम दे देंगे तुमको इनऑर्गेनिक के लिए, और वेडनेसडे का टाइम तुमको दे देंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बस अच्छे से तुम्हारा एग्जाम के पहले तीनों टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और उससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। मेरा बात अभी से मानो, अभी से लेकर के संडे तक माइंड सेट करो कि पर डे हमको 3 से 4 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है।
फिजिकल इनऑर्गेनिक को साइड करना है। क्यों? ऑर्गेनिक पढ़ेंगे 18 से 20% मिल जाएगा। कैसे पढ़ेंगे हम तुमको बता दिए हैं, वीडियो देखे होगे तुम लोग। अगर कहीं पे कोई भी डाउट लगता है तुम हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, यहाँ से बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एनी टाइम हम तुम्हारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये एग्जाम 5 मई का तुम्हारा बहुत बेहतर जाए। तो अपना ख्याल रखो, गर्मी भी बहुत पड़ रहा है, और साथ ही तैयारी करो। बिना हेल्थ के तुम एग्जाम अच्छा नहीं कर सकते हो। तो चलो, ऑल द बेस्ट, तैयारी करना है। थैंक यू।